नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के मोदी सरकार पर निशाने की, छत्तीसगढ़ में ईडी के एग्जिट पोल की, बात करेंगे गहलोत सरकार पर शाह के बयान की खुली पोल की, सिंधिया के बयान पर मचे बवाल की, साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों मांगनी पड़ी नीतीश कुमार को माफी, और बुलेटिन की आखिर में बात टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ती मुश्किल की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रियंका गांधी का आज एमपी दौरा, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी छल से कांग्रेस की सरकार गिराई, अहिरावण की तरह किया छल। नोटबंदी की बरसी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पीएम मोदी पर कटाक्ष, कहा हम इस अवसर पर जश्न मनाया, घोर विफलता का शोक। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग, बीजेपी महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 33 अंक की तेजी के साथ 64,975 पर बंद, निफ्टी भी 36 अंकों की तेजी के साथ 19,443 के स्तर पर बंद हुआ। तो ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। केदारनाथ यात्रा कर राहुल गांधी एक बार फिर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आज वो छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार को अपने निशाने पर ले लिया। साथ ही चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनने पर बड़ा दावा भी कर दिया। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने अंबिकापुर में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान बीजेपी को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा, नेता कहते हैं देखो आदिवासियों को हिंदी सीखनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी मत सीखिए, अंग्रेजी मत सीखिए। मगर आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछो कि भैया आपका जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हिंदी मीडियम में पढ़ता है, तो आपको जवाब देंगे हमारा तो बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो आदिवासी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ सकता? इतना ही नहीं, जनता से कांग्रेस के लिए वादों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैंने आपसे 2-3 वायदे किए थे। हर भाषण में मैं कहता था कि हमारी सरकार आएगी तो 2-3 काम पक्के होंगे, गारंटी करके होंगे। सबसे बड़ा काम किसानों का कर्जा माफ। तो वहीं 15 लाख रुपए और नोटबंदी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री यहां आए, उन्होंने आप सबसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, कहा था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। कर दिया भैया, बाद में कीजिए। किसी के बैंक अकाउंट पे नहीं आया। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, मिट गया। गौरतलब है कि प्रदेश में जहां एक तरफ कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी का दम भर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की मजबूती से बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर दावा किया है कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी होगी। राहुल ने यह बयान पहले चरण के मतदान के ठीक एक दिन बाद ही दिया है। पहले चरण में छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, और वोटिंग के बाद तमाम चैनलों ने एग्जिट पोल की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। लेकिन ये एग्जिट पोल 30 नवंबर को ही प्रसारित हो जाएंगे। लेकिन भूपेश बघेल ने यह कहकर हलचल मचा दी है कि ईडी ने 20 सीटों का एग्जिट पोल अभी से ही जारी कर दिया है। तो क्या कहा है बघेल ने, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होने वाली है। इस बीच राज्य में ईडी की सक्रियता अब ज्यादा ही बढ़ गई। राज्य के सीएम भूपेश बघेल के करीबी पर आज ईडी की ओर से छापेमारी की गई। इसे लेकर सीएम बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मुझे लगा था कि पहले चरण का एग्जिट पोल कुछ दिनों बाद पता चलेगा, लेकिन साहिब ने आज सुबह ही बता दिया। सुबह सुबह ईडी को मेरे नामांकन के दौरान मेरे साथ उपस्थित और मेरी निर्वाचन प्रक्रिया में आधिकारिक व्यय लेखक की भूमिका निभा रहे सुरेश धिंगानी के यहाँ ईडी को भेज दिया है। पाटन विधानसभा की जनता को डराने की ये कोशिश वैसी ही विफलता होगी जैसी कल 20 सीटों पर मतदान में भाजपा को मिली है।
छत्तीसगढ़ियों को कमजोर और कायर मत समझो साहेब, अपना चावल खाते हैं वो भी पूरे स्वाभिमान से। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। दरअसल विपक्ष की ओर से यह आरोप मोदी सरकार पर लगाए जाते रहे हैं कि बीजेपी जहां भी मुश्किल में होती है वहां ईडी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर चुनावों में ईडी किसी राज्य में ज्यादा सक्रिय है तो साफ है कि बीजेपी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में भूपेश बघेल के करीबी पर छापा बता रहा है कि कांग्रेस के आगे बीजेपी कमजोर पड़ चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि ईडी की छापेमारी बता रही है कि राज्य में बीजेपी मुसीबत में है, बाजी बीजेपी के हाथ से फिसल रही है, इसलिए वो ईडी के साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ झूठे आरोप भी लगा रही है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, ये राजस्थान में भी हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया था, लेकिन उन्हें कुछ ही देर बाद जवाब भी मिल गया। तो कैसे मिला शाह को जवाब और क्या था आरोप, देखिए ये रिपोर्ट। कहा जाता है कि राजनीति में शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि आपका बयान खुद पर ही भारी पड़ सकता है। दरअसल राजस्थान में एक रैली में अमित शाह ने अशोक गहलोत को निशाने पर लेते हुए दावा किया था कि गहलोत जी ने जादू करके बिजली गुल कर दी, रोजगार और कानून व्यवस्था गुल कर दी, इतनी सारी चीजें कोई जादूगर ही गुम कर सकता है। अमित शाह राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रथनुमा वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान नागौर के पर्वत सर में शाह का रथ का ऊपरी हिस्सा वहां से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। तार के छूते ही चिंगारी निकली, चिंगारी के साथ तार टूटकर गिर गया। चिंगारी निकलने और तार टूटते देख रथ के पीछे की अन्य गाड़ियां तुरंत रुक गईं और बिजली काट दी गई। अमित शाह इस घटना के बाद दूसरे वाहन से पर्वत सर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने वहां रैली को संबोधित किया। सभी लोग सलामत दूसरे सभा स्थल तक पहुंच गए, लेकिन बिजली की चिंगारी ने शाह के दावे की पोल खोल दी, जो दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में बिजली गुल रहती है। सोशल मीडिया पर लोग शाह पर तंज कसते हुए बता रहे हैं कि उन्हें तुरंत ही राजस्थान में बिजली का सबूत मिल गया। दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलते ही सीएम अशोक गहलोत ने पूरे मामले की जांच कर 2 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा। राजस्थान की धरती पर अगर केंद्रीय गृह मंत्री का रथ टकरा जाए तो मेरी चिंता होना स्वाभाविक है। गहलोत ने जांच रिपोर्ट मांग ली है, लेकिन शाह को यह सबक जरूर मिल गया है कि आरोप लगाने से पहले सच जान ले। और सच जानने की जरूरत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्वालियर में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते हुए वो ऐसा दावा कर गए कि वो खुद ही घिर गए हैं। तो क्या कहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी माया सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और सोशल मीडिया एक्स पर 1 मिनट 30 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, वोट तो हमारे ग्वालियर चंबल संभाग से लिया, लेकिन 55 वर्षों में कांग्रेस ने ग्वालियर के लिए जू बराबर विकास नहीं किया। जैसे ही सिंधिया ने ये वीडियो पोस्ट किया, वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। तो चलिए अब हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। ग्वालियर की क्षमता ने सदैव सूर्य प्रकाश की तरह रोशनी पूरे देश को दी। लेकिन मुन्ना लाल जी कह रहे थे और ठीक कह रहे थे, 55 वर्ष मध्य प्रदेश में जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उस 55 वर्षों में प्रदेश के अंदर ग्वालियर के लिए जून नाम का भी विकास और प्रगति नहीं किया। और 15 महीनों की सरकार आई, 10 बार हमने कहा ग्वालियर के विकास के बारे में, ग्वालियर की प्रगति के बारे में। वोट तो हमारे संभाग से लिए। अगर ग्वालियर चंबल संभाग में 34 में से 26 सीट कांग्रेस नहीं जीतती, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनती। हमारे संभाग के मजबूती के आधार पर वो सरकार बनी। हम नेतृत्व की दौड़ में नहीं थे, लेकिन हम विकास के होड़ में थे, हम प्रगति के होड़ में थे। हमारे गरीबों का उत्थान हो, विकास हो, ग्वालियर को राष्ट्र पटल के नक्शे पर दोबारा स्थापित करने के लिए दिल में लगन थी मेरे भाइयों। तो वहीं सिंधिया के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि राजनीति के चक्कर में अपने ही स्वर्गीय पिता का यूं इस तरह से अपमान करना कहां तक उचित है। तो वहीं पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा कि हद है ज्योतिरादित्य सिंधिया,
आपके पिता स्वर्गीय माधव राव के द्वारा ग्वालियर के विकास के लिए किए कामों की तारीफ तो सभी करते हैं और आप स्वयं कह रहे हैं कि माधव राज ने सांसद और मंत्री रहते ग्वालियर के लिए कुछ भी नहीं किया। नई पार्टी के लिए जोश अच्छा है लेकिन होश की कीमत पर नहीं। तो वहीं डॉक्टर राकेश पाठक ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आदरणीय, आपके ध्यानार्थ इन 55 सालों का हिसाब। आपके कैलाशवासी पिताजी श्री माधव राज सिंधिया 1980 में कांग्रेस में शामिल हुए। इस तरह 55 साल में से 40 साल से ज्यादा आप और आपके पूज्य पिताजी को ग्वालियर चंबल ने सब कुछ दिया, फिर भी जू बराबर विकास नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन? प्रसंगवश आपकी आजी अम्मा यानी राजमाता विजय राजे सिंधिया भी 1967 तक कांग्रेस में थी, 2 बार सांसद चुनी गई थी अम्मा महाराज। गौरतलब है कि सिंधिया ने 55 सालों में ग्वालियर के विकास नहीं होने को लेकर जो विवादित बयान दिया है उससे वो अपने ही प्रदेश में घिरते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसे में ज्योतिराज सिंधिया की तरफ से क्या सफाई दी जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। 55 साल में ग्वालियर में क्या क्या कांग्रेस की सरकार में हुआ, ये बातें कुछ दिनों बाद सिंधिया खुद ही बताएंगे। इसलिए कहा जाता है कि बयान सोच समझकर ही देना चाहिए, नहीं तो माफी मांगने तक की नौबत आ जाती है। जैसे आज नीतीश कुमार को माफी मांगनी पड़ रही है, तो आखिर अपने किस बयान पर माफी मांगने को मजबूर हुए हैं नीतीश कुमार? देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार को विधानसभा के अंदर जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते करते नीतीश कुछ वो सब भी कह गए जिसे अमर्यादित माना जाता है। नीतीश के बयान को लेकर विपक्ष तो सरकार पर आक्रामक दिखा, नीतीश के सहयोगी बचाव करते हुए भी दिखाई दिए। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि उनके मुंह से गलती से निकल गया। नीतीश को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और 24 घंटे से पहले ही उन्होंने अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांग ली। सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह उन्होंने हाथ जोड़कर खेद प्रकट किया। नीतीश ने कहा, मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूं। मैं अपनी खुद निंदा करता हूं। मैं ना सिर्फ शर्म महसूस कर रहा हूं, मेरा मकसद सिर्फ शिक्षा के बाद जनसंख्या वृद्धि में आ रहे परिवर्तन को बताना था। मैं माफी मांगता हूं। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। मेरी किसी बात से दुख पहुंचा है तो माफी मांगता हूं। अगर मेरे बयान की कोई निंदा करता है तो हम माफी मांगते हैं। अगर इसके बाद भी कोई मेरी निंदा करता है तो मैं उसका अभिनंदन करता हूं। नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है, लेकिन फिर भी बीजेपी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश में जुट गई है। दरअसल बिहार सरकार ने जिस तरह से जाति जनगणना और फिर जातियों की आर्थिक स्थिति सामने रखने के साथ ही आरक्षण की सीमा को 65% करने का प्रस्ताव रख दिया है, जिससे बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। ऐसे में अब वो नीतीश के बयान को तूल देने की कोशिश में जुट गई है। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी नीतीश के बयान को एमपी की चुनावी सभा में उठा दिया। नीतीश ने तो गलती मान ली, लेकिन क्या केंद्र सरकार भी गलती मानेगी? दरअसल केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर के मामले में लगातार टकराव चल रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सरकार पर तीखा तंज भी कसा है। तो क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए ये रिपोर्ट। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच लड़ाई काफी पुरानी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से हाई कोर्ट के जजों के रूप में प्रमोशन के लिए कॉलेजियम के हिसाब से किए गए नामों में से चुनिंदा लोगों को चुनना गलत ट्रेंड है। कोर्ट ने कहा कि किसी वकील की राजनीतिक संबद्धता उन्हें जज के तौर पर नियुक्त होने से अयोग्य घोषित नहीं कर सकता है। ऐसा तभी कर सकते हैं जब गहरा राजनीतिक संबंध हो और इससे उनके न्यायिक कार्य प्रभावित होते हैं। जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली 2 जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम जो भी सिफारिश कर रही है, केंद्र उसमें सिलेक्टिव रवैया अपना रहा है। जस्टिस एसके कौल ने अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि से कहा कि हाईकोर्ट की कई जस्टिस के ट्रांसफर की सिफारिश की गई, लेकिन वो केंद्र के पास लंबित है। जो भी कॉलेजियम की सिफारिश है उसमें केंद्र की ओर से जल्दी नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। जज जब काम संभालेंगे तो ही काम करेंगे, ये सरकार की भी चिंता होनी चाहिए। क्या कॉलेजियम मिलकर ये प्रस्ताव करे कि किसी बेंच को केस ना दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की पिक एंड चूज पॉलिसी से जजों की वरिष्ठता और अदालतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जजों की नियुक्ति के लिए जो सिफारिश की जा रही है उस पर केंद्र सरकार समय पर फैसला नहीं ले रही है। ये कोर्ट के फैसले की अवहेलना है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि 5 नाम हमने भेजे थे, सरकार ने 3 नामों को क्लियर किया। पहले और दूसरे नंबर पर जो नाम थे उसे क्लियर नहीं किया गया। इस तरह से वरिष्ठता प्रभावित हुई है।
इस तरह की प्रैक्टिस को बंद किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये केंद्र सरकार के अधिकारी को समन कर पूछे कि क्या आदेश का पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 नाम पहले से पेंडिंग है और फिर से 14 नए नाम भेजे गए हैं। अटॉर्नी जनरल से इस मामले में अवगत कराने को भी कहा गया है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। तब देखना होगा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करती है या फिर नहीं। और बुलेटिन की आखिर में बात टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ती मुश्किल की। संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोप के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। महुआ भी बीजेपी और एथिक्स कमेटी को सवालों की कटघरे में खड़ा कर रही हैं। एथिक्स कमेटी में 9 नवंबर को महुआ के मामले में फिर से सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले बुधवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ को लेकर बड़ा दावा किया। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर बताया कि लोकपाल ने उनकी शिकायत के आधार पर सांसद मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लोकपाल ने आज मेरे कंप्लेन पर आरोपी सांसद महुआ जी के राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने पर सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया। वहीं सीबीआई जांच का आदेश आने पर महुआ ने भी ट्वीट कर जवाब दिया। मीडिया जो मेरा जवाब जानने के लिए फोन कर रहे हैं, उनसे कहना है कि सीबीआई को 13,000 करोड़ रुपए के अडानी कोल स्कैम मामले में पहले एफआईआर दर्ज करनी होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा यह है कि कैसे संदिग्ध एफपीआई स्वामित्व वाली अडानी कंपनियां भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों को खरीद रही हैं। सीबीआई आपका स्वागत है, आओ और मेरे जूते गिनो। आपको बता दें कि पूरे मामले की सुनवाई एथिक्स कमेटी कर रही है। कमेटी की 2 नवंबर को हुई बैठक में मोइत्रा और बीएसपी सांसद दानिश अली समेत अन्य विपक्षी सांसद ने कमेटी का बायकॉट किया था। विपक्षी सांसदों ने इस दौरान आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा से आचार समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर ने निजी सवाल किए। वहीं मोइत्रा ने बैठक के बाद बयान जारी कर कहा था कि उनका एक तरह से वस्त्र हरण किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि निशिकांत दुबे ने हाल ही में आरोप लगाया था कि कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर अडानी ग्रुप के मामले में मोइत्रा ने संसद में सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि हीरानंदानी ने मोइत्रा के सांसद वाले लॉगिन का इस्तेमाल कर कई जगहों से सवाल उठाए हैं, जिसे महुआ मोइत्रा ने सिरे से नकार दिया था। संसद की एथिक्स कमेटी की अगली बैठक 9 नवंबर को होनी है। तब देखना होगा कि एथिक्स कमेटी क्या फैसला लेती है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।